गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, फैक्टर्स देखे थे हमने और क्लासिफिकेशंस की बात किए थे और हमने मेजर 3 क्लासिफिकेशंस पे ज़्यादा बात की थी। हमने हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, क्वेश्चनल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, एंसाइड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी और एक और जंक्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो बहुत सारे थ्योरी है पर्सनालिटी के, लाइक ट्रेड थ्योरी है, फ्रॉइड थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, मास्लो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। बट आज जो हम बात करेंगे बेसिकली एक थ्योरी पे बात करेंगे, दैट इज फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इट इज ऑल्सो नॉन एज द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो सिगमंड फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना ये था कि जो पर्सनालिटी है हमारी पर्सनालिटी को जो स्ट्रक्चर है या जो हमारी पर्सनालिटी में जो बिहेवियर हम दिखाते हैं या बाहर एक्सप्रेस करते हैं, वो ज़्यादातर बिहेवियर हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो जिसको हम अनअवेयर रहते हैं, है ना। तो उन्होंने 3 चीज़ों पे माइंड को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया था कि अनकॉन्शियस, प्री-कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और उनका ये मानना था कि जितनी भी पर्सनालिटी की ज़्यादा जो पर्सनालिटी बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और उससे ही आप इन्फ्लुएंस होके आप बाहर एक्सप्रेस करते हैं अपने पर्सनालिटी को। तो उन्होंने बताया था कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, है ना। तो मैं भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, ये अभी आप कहाँ पे बैठे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? लेक्चर हॉल में बैठे बीएससी नर्सिंग। हाँ, तो लेक्चर हॉल में बैठे हैं और बीएससी नर्सिंग के क्लासरूम में बैठे हैं, मतलब ये सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को अवेयर है ना। तो ये जो अवेयरनेस है ये दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। ये इनके कॉन्शियस माइंड में है, ये कॉन्शियस है कि सिचुएशन में अवेयर है, उस सिचुएशन को, आसपास के चीज़ों को अवेयर है, कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है, ये होता है कॉन्शियस माइंड। अब प्री कॉन्शियस माइंड का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं पूछता हूँ कि मैडम आपका हाई स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? सर सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाई स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? LBS से हुआ था। आपको कुछ याद है कि हाई स्कूलिंग में आपको कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी? हाँ सर, कुछ याद है, भी अच्छे से याद नहीं है। तो दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड। मतलब ये पूछने से पहले ये अवेयर नहीं था कि मैं ये चीज़ें पूछने वाला था। क्या आपको पता था कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? No, sir. नहीं पता था। तो ये है प्री कॉन्शियस माइंड, मतलब आपके कॉन्शियस से जस्ट थोड़ा सा लेवल में अवेयर है आप, लेकिन आपको नहीं पता था। मैंने पूछा आपसे, आपने थोड़ा सा दिमाग को फोर्स दिया और आपने आंसर दिया, दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड। अब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसमें आप अवेयर नहीं होते, है ना। हमें पता नहीं होता अनकॉन्शियस माइंड में कि क्या चल रहा है, क्या है हमारे अंदर माइंड में। लेकिन जो रियल माइंड है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। इट इज अ रियल माइंड, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखता है अनकॉन्शियस माइंड। जैसे मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आपको याद है आप 2 महीने की थी और वो आपके मदर, आप रो रहे थे और मदर ने फीड नहीं करवाया, आपको याद है? नहीं याद है। तो ये क्या अनकॉन्शियस माइंड है ना, कि आप उस जैसे वो इवेंट्स है कि आप 2 महीने के थे और आपकी मदर, आप रो रहे थे और मदर ने फीड नहीं करवाया, तो वो आपको याद नहीं है। लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है, अनकॉन्शियस इज लेवल ऑफ ब्रेन है, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन का, वो सारी इंफॉर्मेशन को याद रखता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, ये चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके पर्सनालिटी में। एग्जाम्पल लाइक आप, जैसे मैंने बोला कि ये फीडिंग याद नहीं है, तो जो जैसे कि आगे देखेंगे स्टेजेस दिया है फ्रॉइड ने, तो ओरल स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं डिमांडिंग होते हैं ना, उनको हर चीज़ चाहिए, फीडिंग चाहिए। अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो मदर फीड करवाती है, केयर करती है। लेकिन अगर उस ड्यूरेशन पे उनको वो चीज़ें नहीं मिली तो क्या होगा? वो नहीं मिली तो वो चीज़ें उनके लिए, वो उनके पर्सनालिटी में, अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। जब वो बड़े होंगे तो वो चीज़ें उनके अंदर आएगा। लाइक अगर ओरल स्टेज की बात करें तो हम फिर वापस आपको ले जाएंगे इरेक्शन थ्योरी पे। तो इरेक्शन ने कहा था कि जो 0 से 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उसमें जो होता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों थ्योरी जो है कोरिलेट है एक दूसरे से। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि ओरल स्टेज होता है ना, और इरेक्शन ने क्या कहा था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो दोनों में कंपेरिजन करें हम, तो अगर जो डिमांड था उसका, फीडिंग का, अगर वो फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलपमेंट होता है।
लेकिन उस समय तो वो टाइम निकल जाता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो आपकी अनकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा याद रखती है, और आप जब बड़े होंगे तो आपके पर्सनालिटी में वो मिसट्रस्ट दिखेगा। आपको एनवायरनमेंट को लेके, आपको इस वर्ल्ड को लेके या दूसरे को लेके आपके अंदर मिसट्रस्ट डेवलपमेंट रहेगा। आप अपने साथियों पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करेंगे, आप ट्रस्टफुल नहीं होंगे। तो ये एक पार्ट है पर्सनालिटी का। तो फ्रेड का यही कहना था कि जो ये पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं इन तीन चीज़ों के अंदर ही है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। उसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी भी दी थी, जिस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ही फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, साइकोएनालिसिस थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में तीन चीज़ों से मिलकर पर्सनालिटी बनती है। फ्रेड के अकॉर्डिंग फ्रेड ने बोला था कि वो तीन चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, या वो तीन चीज़ें जरूरी है आपके पर्सनालिटी के लिए। पहला ईगो एंड सुपर ईगो। तो ईड क्या होता है, ईड क्या होता है, द अनऑर्गेनाइज्ड इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है, और ये डिमांडिंग होता है। ईद का होता है, ये डिमांडिंग होता है, हमेशा डिमांडिंग होता है। लाइक अब बच्चों को देखिए, आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर एड देखेंगे, आईडी देखेंगे, बच्चों में देखेंगे, तो बच्चे जो होते हैं हमेशा डिमांडिंग, उनको चाहिए तो चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको एक थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली हम अगर देखें ईद कैसे है, कैसे पता लगेगा, तो एग्जांपल आप देखिए कि कोई बच्चा होता है और वो बच्चे को डिमांड प्लेजर चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड उन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं 0 से 1.5 साल के, तो उनका जो प्लेजर का एरिया होता है ओरल, इसीलिए उन्होंने ओरल स्टेज दिया है, ओरल होता है। तो बच्चा अगर रो रहा है, क्राई कर रहा है, चाहे वो डिमांड किस फॉर्म में हो सकता है, हंगर हो सकता है ना, थ्रस्ट हो सकता है, किसी तरह का भी डिमांड हो सकता है ना। तो अगर वो बच्चे को उस हंगर से या थ्रस्ट से प्लेजर मिलना है तो यहाँ से मिलेगा, उस एज में। उन्होंने हर एज का अलग अलग दिया है, तो उस एज में। तो आप एग्जाम्पल देखते होंगे, कोई बच्चा रो रहा है, अगर बच्चे को अंगूठा भी मुंह में दे दे, अगर दूध भी नहीं दिया तो चुप हो जाएगा, मतलब उसकी जो डिमांड थी ईद की वो फुलफिलमेंट हो गई, है ना। दिमाग जो ईद की डिमांड थी वो फुलफिलमेंट हो गई, और प्लेजर यहीं से मिलना है। तो बच्चे को हमेशा यहाँ से आप कुछ भी करने खिला दें वो चुप नहीं होगा, बट जैसे ही मुंह में कुछ दिया आपने वो चुप हो जाएगा। तो ईद जो होता है डिमांडिंग होता है, और ईगो जो होता है रिस्ट्रेंट, ये रियलिटी के बेस पे काम करता है, क्या रियल है, क्या ये सही है। तो अगर हम बात करें तो ईगो जो है ईद और सुपर ईगो के बीच में मीडिएटर का काम करता है। सिंपल सी बात है, ये मीडिएटर ये काम करता है, क्या ये रियलिटी है, क्या ये डिमांड जो है सही है, क्या इसको देनी चाहिए, तो रियलिटी को पता लगाता है। तो रिस्ट्रेंट इंटेलेक्चुअल एनर्जी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेल्प द पर्सन टू बी मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये सेफ्टी का ख्याल रखता है कि जो ईद डिमांड कर रहा है, क्या वो सोसाइटी के लिए या उस पर्सन के लिए सही है, क्या उसको भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और सुपर ईगो में सिंपल सी बात करेंगे, राइट एंड रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है। ये कल्चरल के बेस पे या बात करें सोसाइटी के नॉर्म्स के बेस पे काम करता है, क्या ये नियम या ये वक्त सही है इस चीज़ के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कहीं गए हुए हैं, किसी के यहाँ खाना खाने गए हुए हैं, शायद वो डेथ हुई है या उसमें गए हुए हैं, या कोई पूजा में गए हैं आप, और वहाँ पे आपको खाना खाने के लिए बैठाया गया और आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और आपकी जो ईद है वो हंगर है, भूख क्या है, ईद है, वो आपको ईद फोर्स कर रहा है कि नहीं खाओ, लेकिन आपके पास खाना थाली आ गया, है ना। तो वहाँ पे क्या करता है, ईगो जो है वो आपको रोक के रखता है, नहीं अभी रुको, है ना, अभी पूरी तरह से खाना आ जाने से रुको, है ना। फिर वहाँ पर सुपर ईगो क्या काम करता है, आपका खाना भी लग गया, है ना, सामने खाना है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन ईगो रोक के रखा है। तो क्यों रोक के रखा है, क्योंकि सुपर ईगो अभी तक परमिशन नहीं दिया है। फिर क्या होता है, जो नॉर्म्स है, लाइक पंडित जी पहले खाएंगे या सब लोग एक साथ खाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, तो वो सुपर ईगो का काम है, क्या सही टाइम है, क्या वो सही वक्त है, क्या वो गलत वक्त है, तो वो जब तक परमिशन नहीं देगा। तो इसी तरह से पर्सनालिटी में भी हमारी जो है ये सिगमंड फ्रॉइड जो उन्होंने बोला था इसी तरह से काम करती है। उन्होंने बताया था कि जो ईगो होता है, लाइक हंगर, सेक्स, एग्रेशन एंड अदर प्रिमिटिव इंपल्सेस, जो भी इंपल्सेस, आपका जो भी डिज़ायर है वो आपको फोर्स करता है, वो ईद फोर्स करता है। लेकिन क्या वो डिज़ायर इस वक्त के लिए सही है ना, क्या आपके लिए सही है, क्या वो इंडिविजुअल के लिए सही है या सोसाइटी के लिए सही है, वो डिसीजन करना सुपर ईगो का काम है। और उस दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है ईगो।
स्टार्ट। अब हम बात करते हैं फ्रेड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्रेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, तो फ्रेड ने कुछ स्टेजेस दिए थे, है ना, 5 स्टेजेस दिए थे उन्होंने। पहला था ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फालिक स्टेज है, लेटेंसी एंड जेनाइटल। तो उन्होंने ओरल को कहा था 0 से 18 मंथ, लाइक 0 से 1.5 साल तक का बच्चे ओरल स्टेज होते हैं, मतलब सेंटर्ड ऑन द माउथ। उनको कहाँ से प्लेजर मिलता है, उनकी ओरल कैविटी से, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बताया। और 18 से 36 मंथ में देखे गए तो एनल स्टेज होता है, जिसमें फोकस ऑन बॉल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है इस एज में, और वो ब्लैडर पे और टॉयलेट पे होल्ड करना सीखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और फालिक स्टेज में 3 to 6 ईयर फोकस ऑन जेनाइटल ऑरिफिस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन, जेंडर आइडेंटिटी। तो फालिक स्टेज में जेंडर आइडेंटिटी होता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, या मैं लड़का हूँ या ये लड़की है, और दोनों में डिफरेंस है। तो ये फीमेल और बॉयज़ में दोनों में एक अलग इसका वो है, मैकेनिज्म है, और वो चीज़ें जब आप ऑरिफिस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे या एक्टिस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सबसे ज़्यादा उनमें डिटेल में बताया गया कि ऐसा क्या होता है फीमेल में और मेल में ऐसा क्या होता है। जैसे एग्जांपल एक बताता हूँ, बहुत बेस्ट एग्जांपल है फालिक स्टेज का। कोई बच्चा आप देखिएगा 3 से 6 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा जो है ज़्यादातर आप देखेंगे बच्चा का जो होता है इस ड्यूरेशन में, अगर वो लड़की है तो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वो फादर से ज़्यादा प्यार करती है, और कोई लड़का है तो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह में वही बताया गया है। वो क्यों होता है, वो उसकी अनकॉन्शियस माइंड या उसकी जो माइंड है या ईद है या सुपर ईगो, जो भी फ्रेड ने बताया है सारी तीनों चीज़ें, उसी के बेस पे ये होता है। तो हम बात करते हैं फालिक स्टेज। फिर अब लेटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी में ये 6 ईयर से प्यूबर्टी तक सेक्सुअलिटी इज डोमिनेंट, यहाँ सेक्सुअलिटी डोमिनेंट हो जाता है। एंड जेनाइटल में प्यूबर्टी ऑन सेक्सुअल फीलिंग टुवर्ड अदर्स, जेनाइटल एरिया में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग टुवर्ड अदर्स, बॉयज है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, फीमेल है तो बॉयज की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है साइको एनालिटिक थ्योरी में, फ्रेड ने यही बताया था कि इन बेस पे पहले ओरल, एनल, फालिक, लेटेंसी, जेनाइटल, इस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट कैन फिक्सेट इन इंडिविजुअल स्टेज 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 जो स्टेज है, ओरल स्टेज, एनल, फालिक स्टेज, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट आ गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि लाइक ओरल स्टेज में एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट आ गया, है ना, जो डिमांड था प्लेजर का वो नहीं मिल पाया, एनल स्टेज में प्रॉब्लम हो गई, वो आपको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिला, फालिक स्टेज में प्रॉब्लम हो गई, तो ये आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपकी पर्सनालिटी में बाद में दिखेंगे। ये सारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और जब बड़े होंगे, लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ओरल स्टेज है, ओरल एक्सेस फिक्सेट हो गया, आपको ओरल स्टेज पूरी तरह से आपको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं दी गई, पूरे से हैंडल नहीं किया गया, तो जब आप बड़े होंगे तो आपको क्या होता है, आप एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए अगर आप टेंशन में गए तो अपने आप आपकी उंगली आपके मुंह में चली जाएगी, आप नाखून काट रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, अपने आप आपका पेन मुंह में चला जाएगा, पेन को पूरा दबा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये एंजाइटी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ दिस स्टेज, कहीं ना कहीं बचपन में आपको इस स्टेज में फिक्सेशन हुआ है, ओवर ट्रेनिंग हुई है। एनल स्टेज में उसी तरह प्रॉब्लम था। फॉलिक स्टेज में बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप साइकेट्री में भी पढ़ेंगे कि फॉलिक स्टेज में फिक्सेशन से क्या होता है। तो फॉलिक स्टेज में अगर फिक्सेशन होता है तो हिस्ट्रिया होता है ना, तो आप वहाँ पे ये इसीलिए कि इसी साइकोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तब आपको साइकेट्री समझ में आएगा। तो फॉलिक स्टेज में अगर जेनाइटल या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ पे अगर आप लाइक एग्जाम्पल प्रॉब्लम फिक्सेट कैसे होता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लाइक 3 to 6 ईयर का बच्चा है ना, तो मदर ने, अगर कोई लड़का है तो मदर ने उसके लड़कियों को कपड़ा पहनाना चालू कर दिया, लड़कियों की तरह उसको डेकोरेट करना चालू कर दिया, है ना, ये लड़की है तो उसको लड़का की तरह डेकोरेट करना चालू कर दिया, तो एक ओवर ट्रेनिंग हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके माइंड में, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है छोटे से माइंड में, और उस समय जो वो फिक्सेट होगा, जब आप बड़े होंगे तो पर्सनालिटी में आपकी दिख जाएगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करता है। इसीलिए जो फ्रेड ने कहा था, सिगमंड फ्रेड ने कहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो भी स्टेजेस इन्होंने दिए थे तो वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो स्टेज है, ओरल स्टेज है तो वहाँ ट्रेनिंग देनी चाहिए, अनल है, फालिक है, लेटेंसी है, जेंडर, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपकी पर्सनालिटी जो है बाद में अच्छी होगी।
और पर्सनालिटी का डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि टोटालिटी ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं होती है पर्सनालिटी में कि आप एक तरह से परफेक्ट हैं या आपकी मस्कुलर बॉडी है, आप देखने में परफेक्ट हैं, या तो उससे नहीं होती। आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल अच्छी होनी चाहिए, आप पूरी तरह से इंटेलिजेंसी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होनी चाहिए। जब आप पूरे ओवरऑल कंप्लीट होंगे तब आप एक वेल पर्सनालिटी कहलाएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। और आज हमने बात की ग्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।